ख़वातीन व हज़रात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जॉन हुसैन है। 22 अगस्त को 22 अगस्त को सुबह के 8 बजे ईरान टाइम के हिसाब से आपके साथ मौजूद हूँ। पहले तो माज़रत चाहूँगा, 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी भी था और मैंने सोचा कि कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई जाए। ख़बरें मैं कॉन्स्टेंटली डालता रहता हूँ व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, वो आप देख रहे होंगे। आई होप अगर नहीं जॉइन किया हुआ तो आप कमेंट्स में मैं लिंक डाल दूँगा, उसको आप जॉइन कर सकते हैं अगर आपको ख़बरें चाहिए कॉन्स्टेंटली। लेकिन लोगों के बहुत ज़्यादा इंसिस्टेंस आई, लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे जिसका जवाब देना ज़रूरी है। बहुत सारे इश्यूज़ पाइल अप हो चुके हैं। लोगों का सवाल प्रेडोमिनेंटली इस चीज़ के ऊपर था कि अमेरिका की जो इकोनॉमिक जंग है, जो माशी जंग है ईरान के ऊपर, उससे ईरान के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं? अमेरिका ये काम क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी ब्लॉकेड तो लगा हुआ है, हॉर्मुज़ तो खुला हुआ है, ईरान तो तबाह हो चुका है, तो ये काम करने की ज़रूरत क्या पेश आई? ये जो स्टेप उठाया अमेरिका ने, ये कैसे अलग है पुरानी सैंक्शन से या पुरानी चीज़ों से जो ईरान के साथ गुज़री हैं? और दूसरे ममालिक को चाइना, पाकिस्तान, तुर्किया, ओमान, इराक, इन ममालिक को किस तरीके से यूएस जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रेशर कर सकता है कि वो कंप्लाई करें यूएस के साथ, क्योंकि यूएई की एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कैट इज़ आउट ऑफ द बैग, वो बिल्ली जो है वो थैले से निकल चुकी है उस एंड पे, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन ये सारे इश्यूज़ थे और ज़ाहिर है तुर्किया का एक अलग फ्रंट इसराइल के साथ भी बढ़ रहा है। लोगों ने उस पे भी सवाल पूछे, उसको भी मैं कोशिश करूँगा कवर करूँ। और बाकी जो सवालात हैं उसके लिए मैं लाइव सेशन अलग से रख लूँगा रात को, और हफ्ते में 2-3 लाइव सेशंस रख लिया करूँगा आपके अलग सवाल जवाब के लिए। पहले अगर स्टार्ट करें और बात करें ये पूरी इकोनॉमिक डी डे की या इकोनॉमिक जंग की जो ट्रंप ने अनाउंस की, इसमें उसने क्या कहा? इसमें उसने कहा कि ईरान के ऊपर मोस्ट क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन एवर टेकन अगेंस्ट एनी कंट्री स्टार्ट होने वाला है। ऐसा मुआशी ऑपरेशन होगा जैसा किसी के खिलाफ पहले कभी नहीं देखा गया। बाकायदा ट्रंप ने इसको इकोनॉमिक वॉरफेयर का नाम दिया एंड आइसोलेशन ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल का नाम दिया कि हम ईरान को पूरी तरीके से काट देंगे। एनी कंट्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनी कंट्री दैट अलाउज इट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेसेस, एयरपोर्ट्स और गवर्नमेंट एंटिटीज टू प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ लाइफलाइन टू ईरान विल इटसेल्फ फेस ट्रिमेंडस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। कोई भी मुल्क ईरान के साथ किसी भी तरीके से बिजनेसेस, आगे एयरपोर्ट तक को उसने शामिल कर दिया, कोई भी अगर ईरान को लाइफलाइन देने के लिए, यानी हम ईरान को अभी तनहा करने का कैंपेन चला रहे हैं, अगर आपने उनका साथ दिया तो आपके खिलाफ भी जो है वो एक्शन हो जाएगी। ट्रंप ये बात कह रहा है। फिर आगे ऑल स्मगलिंग, स्वैप लाइन्स, कैश ट्रांसफर्स, एक्सचेंज हाउसेस, शिप रजिस्ट्रीज, फ्रंट कंपनीज, इट ऑल नीड्स टू स्टॉप नाउ। यू नो हु यू आर। जैसे टीचर होता है ना क्लास में, अगर वो देखता है बच्चे ने शरारत की है, किसी ने, उसको नहीं पता होता किसने की है, तो वो बोलता है कि भाई तुम्हें पता है तुम कौन हो और मुझे भी पता है तुम कौन हो, तो बाहर आ जाओ वरना मैं सबको सजा दूंगा। वो वाली बातें अब वो करना शुरू हो गया है। इकोनॉमिक डी डे है, एलाइज को हम साथ रखेंगे, ये ईरान को क्रिपल कर देंगी और उनकी एबिलिटी टू प्रोजेक्ट टेरर वर्ल्ड वाइड जो है उसको ख़त्म कर देंगी। ये बात ट्रंप ने की। फिर स्कॉट बेसेनेट जो उसका ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उसने क्या कहा? उसने कहा कि जी, पहले तो उसने कहा कि ऑयल प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। ऑयल मार्केट्स आर मिस इंटरप्रेटिंग, वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। भाई मिस इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं? आप रोज़ाना अगर एक बात कर रहे हैं और शेर आया वाली बात है, अगर आप रोज़ाना कह रहे हैं कि ऐसा होगा तो लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए ऑयल मार्केट जो हैं वो बढ़ी हैं, क्योंकि उनको पता है कि ईरान के पास अभी भी कैपेसिटी है कि वो हॉर्मुज़ को होल्ड कर रहा है, और डेटा भी यही दिखाता है। खैर, आगे बेसेनेट कहता है कि आइदर हम आइलाइज के पास जाएंगे और बोलेंगे आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं, जैसे बुश ने वॉर ऑन टेरर के दौरान जो बात हुई थी उस टाइम कहा था। और आगे उसने कहा कि मंडे को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। ये काम वेनेजुएला में हो चुका है, ये क्यूबा में हो चुका है, तो ईरान में भी ये काम करेगा। डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है वेनेजुएला और क्यूबा को किस तरीके से वो कंपेयर कर रहे हैं ईरान के साथ बहरहाल। तो उसने ये बात की और मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि क्या ज़रूरत पड़ गई ये काम करने की, लेकिन पहले ईरान का रिस्पांस देख लेते हैं। ईरान का रिस्पांस इस पे ये आया। अब्बास अरागची साहब ने बड़ा ब्यूटीफुली इस चीज़ को, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरागची ने कहा कि 14 साल पहले हार्शेस्ट सैंक्शंस इन द हिस्ट्री फेल्ड। 14 साल पहले जो आपने सबसे बुरी सैंक्शंस लगाई थी तब भी फेल हो गया था। फिर आपने 8 साल पहले मैक्सिमम प्रेशर लगाया, वो भी फेल हो गया। 5 महीने पहले अनकंडीशनल सरेंडर लगाया, वो भी फेल हो गया। और साथ ही साथ उन्होंने ओबामा की एक ट्वीट जो है वो लगा दी। अब जाहिर सी बात है, पहले ये चीज़ें फेल हो चुकी हैं, फिर भी वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये सेम है पुरानी जो चीज़ें हुई हैं उनसे, क्योंकि पहले तो ये था कि जनरली सैंक्शंस लगी हुई थी, प्रोडक्ट्स के ऊपर लगी हुई थी, इतना ज़्यादा फोकस नहीं था इस चीज़ के ऊपर कि पूरी तरीके से ईरान के साथ किसी भी तरीके का ट्रेड या किसी भी तरीके का फाइनेंशियल रिलेशनशिप कट ऑफ किया जाए। लेकिन यूएई के एग्जांपल को देखने के बाद हमें नज़र यही आ रहा है कि दूसरे ममालिक के साथ भी ऐसा ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी लैंड ब्लॉकेड की बात कर चुका है। लैंड ब्लॉकेड में कितना सक्सेसफुल होगा उसके भी चांसेस देख लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। अब जो यूएस कैंपेन चला रहा है, क्यों चला रहा है, अब फोकस करना इस पे इम्पॉर्टेंट है। ये जो कैंपेन यूएस चला रहा है वो इसलिए चला रहा है क्योंकि
ज़ाहिर सी बात है जो बातें वो करते हैं ईरान के हवाले से कि जी ईरान में सब कुछ हॉर्मोज़ भी खुल गया, ब्लॉकेड भी हट गया। रियलिटी उससे अलग चीज़ जो है वो दिखाती है और यूएस की अपनी जो इकॉनमी है वो बड़ी परेशानी में है। क्यों परेशानी में है? क्योंकि यूएस का जो टोटल डेट है वो $40 ट्रिलियन से ज़्यादा बढ़ चुका है। $40 ट्रिलियन से ज़्यादा डेट बढ़ चुका है और रोज़ाना की बुनियाद पे अमेरिका $3 अरब की पेमेंट्स, $3 बिलियन की इंटरेस्ट पेमेंट्स करता है। ये बहुत बड़ी रकम है। अगर आप साल में देखें इसको तो $1.4 ट्रिलियन सालाना इंटरेस्ट पेमेंट्स है। अच्छा, लोग बोलेंगे इसमें मसला तो नहीं है यूएस को, क्योंकि यूएस तो पैसे प्रिंट करके दे सकता है। अब मसला ज़रूर बनेगा। क्यों मसला बनेगा? क्योंकि देखें यूएस की जो सिचुएशन है, जो पैसे की सिचुएशन है, डॉलर की सिचुएशन है, वो भी चेंज हो रही है। बॉन्ड्स की एग्जांपल हमारे सामने है। यूएस का जो पूरा पैसा है वो जब जनरेट होता है तो उसके साथ-साथ ज़ाहिर है वो डेट पे इश्यू होता है वो पैसा। उस पे ज़ाहिर है फेडरल रिज़र्व अलग से करेंसी प्रिंट करता है और वो डेट इश्यू करता है इस पे। ये डेट फिर जो है वो दूसरे ममालिक को बेचा जाता है, वो ममालिक इस डेट को खरीदते हैं। ट्रेज़रीज़ या बॉन्ड्स की सूरत में इसको खरीदते हैं और इसमें सबसे जो 3 टॉप बायर्स हैं, सबसे बड़ा जापान है, फिर यूनाइटेड किंगडम है और चाइना है। इन तीनों ने अपने जो बॉन्ड्स हैं वो बेचना शुरू कर दिए हैं यूएस के बॉन्ड्स और बहुत बुरी हालत यूएस की बन चुकी है। जो पिलर्स हैं जिस पे अमेरिका की पूरे डॉलर की कॉन्फिडेंस खड़ी हुई है, वो इस चीज़ पे खड़ी हुई है कि अमेरिका ने 1974 में एग्री किया था, अरब ममालिक के साथ एक मुआहदा हुआ था कि जी हम आपको प्रोटेक्शन देंगे और एक्सचेंज में आप जो है वो डॉलर से जो है वो अपनी तिजारत करेंगे ऑयल की। तो ज़ाहिर है उसके अंदर एक एक्सचेंज वैल्यू भी स्टोर हो रही थी और उसके अंदर एक स्टोरेज वैल्यू के तौर पे भी डॉलर काम कर रहा था। कॉन्फिडेंस था ममालिक को जिसकी बुनियाद पे डॉलर अगर प्रिंट होता जैसे कि कोविड के दौर में हुआ, तो इन्फ्लेशन के अलावा एक्सटर्नैलिटीज़ जो हैं वो उसमें ज़्यादा पैदा नहीं होती। लेकिन अब क्योंकि ममालिक को भरोसा हो गया है कि यूएस जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा और बॉन्ड्स की सूरत में अगर आपको बताऊँ तो बॉन्ड्स की सूरत बहुत ख़राब है। बॉन्ड्स की सूरत इतनी ख़राब है कि जापान के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, जापान के अंदर जब इस वक़्त हो रहा था जापान का मई में आपको याद होगा येन बहुत बुरी तरीके से गिर रहा था और जापान ने $66 बिलियन के बॉन्ड्स बेचे यूएस के। $66 बिलियन के बॉन्ड बेचे और अब वो दोबारा जब बेचने की कोशिश कर रहा था येन को स्टेबलाइज़ करने के लिए जापान, तो यूएस को इंटरवीन करना पड़ा क्योंकि 30 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि यूएस का जो बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट है वो 5.337% तक पहुँचा। 5% से ऊपर 30 साल का बॉन्ड कभी भी नहीं गया और ये जो बढ़ा है ये यूएस को ज़ाहिर है एक परेशानी हुई कि खरीदार जो है वो है ही नहीं मार्केट के अंदर जो लोअर इंटरेस्ट के ऊपर खरीदेंगे। ज़ाहिर-सी बात है जब एक चीज़ आप बेचेंगे, मार्केट के अंदर सप्लाई करेंगे, अगर कोई मुल्क बेचता है यूएस के बॉन्ड्स, यूएस का डेट बेचता है, तो उसके बॉन्ड की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है। फिर जो नए परचेज़र होते हैं वो कहते हैं कि जी हम लोअर इंटरेस्ट रेट पे क्यों खरीदें? हमें अच्छा इंटरेस्ट रेट दोगे तभी हम खरीदेंगे। तो यूएस को स्टेप इन करना पड़ा अपने ही बॉन्ड्स को खरीदने के लिए क्योंकि कोई और मुल्क तैयार नहीं था उस रेट पे खरीदने के लिए और ज़ाहिर सी बात है अब एक नया ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ा। स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि 2 से 4 अरब डॉलर जो है वो खर्चा होगा रोज़ाना की बुनियाद पे, सितंबर से शुरू होगा, जिसमें यूएस अपने बॉन्ड्स अग्रेसिवली खरीदेगा। जापान की कोई हमदर्दी नहीं थी कि वो उन्होंने कहा तो है कि इंपॉर्टेंट पार्टनर है इसलिए किया, लेकिन उनको पता है कि अगर येन टूटता तो और अगर येन के सपोर्ट के जापान जो है वो बेचता बॉन्ड्स, ओवर सप्लाई कर देता मार्केट में, तो तबाह हो जाती है पूरा बॉन्ड का सिलसिला और इंटरेस्ट रेट का सिलसिला। फिर महंगाई अलग होती, फिर जो है वो डेट और ज़्यादा बढ़ता और दुनिया में डेट इस वक्त बढ़ रहा है, हमें पता है ये बात। यूएस के अपने हालात इतने ख़राब हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कह दिया था कि जी हम मेडिकेड, डे केयर, मेडिकेयर ये सारी चीज़ें सपोर्ट ही नहीं कर सकते एज़ अ फेडरेशन, हम जो है वो सिर्फ मिलिट्री प्रोटेक्शन जो है वो दे सकते हैं। तो हालात उनके बहुत ख़राब हैं भाई। चाइना ने भी 18 साल में पहली दफ़ा है कि इतना लोएस्ट लेवल पे चाइना ने इतने बॉन्ड्स बेच दिए, वो दबादब गोल्ड खरीद रहा है, तो वो भी अपने लोएस्ट लेवल पे। फिर यूके ने भी जो है वो बॉन्ड्स बेचे हैं बहुत तेज़ी से। तो ज़ाहिर सी बात है जब यूके ने 9 अरब डॉलर के बॉन्ड बेच दिए, जापान जो है वो 66 अरब डॉलर के बेच चुका है और बाद में यूएस ने फिर अपने प्राइसेस पे खरीदे उसको और चाइना का लोएस्ट लेवल पे है। तो आगे जाके नज़र आ रहा है कि दूसरे भी बेच रहे हैं और ये बड़ी एक परेशानी की बात है क्योंकि साथ-साथ क्रेडिबिलिटी यूएस के डॉलर की वो ख़त्म हो रही है। जैसे-जैसे मिडल ईस्ट में हालात चेंज हो रहे हैं, रीजनल सिक्योरिटी जो है वो उनकी अपने हिसाब से एडजस्ट हो रही है। वो हो सकता है आगे जाके अपनी करेंसीज़ लॉन्च कर लें क्योंकि अमेरिका के अंदर वो दम नहीं रहा कि वो मुल्कों को कहे कि नहीं जी ऐसा करना है तो आप ऐसा ही करेंगे। अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, इसीलिए यूएस को इस बात पे आना पड़ा कि जी अब हम ईरान को टोटली बंद कर देंगे, टोटली आइसोलेट कर देंगे ताकि किसी तरीके से हॉर्मोज़ खुले और किसी तरीके से उनका अपना स्ट्रेटेजिक रिज़र्व जो है वो भी स्टेबलाइजिंग पोजीशन पे आए, उनकी जो इकोनॉमी की प्रोजेक्शन है वो भी सही हो जाए, उनकी जो क्रेडिबिलिटी का ओपिनियन है लोगों का वो भी सही हो जाए और हमें नज़र आ रहा है कि ये चीज़ काम
नहीं कर रही इतने अच्छे तरीके से, सही है। यूएस किस तरीके से प्रेशर डाल सकता है दूसरे ममालिक के ऊपर, ये दूसरा सवाल है। और ईरान किस तरीके से इस पे जवाब देगा और ईरान में क्या हालात हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। बड़ा ख़तरनाक पोजीशन हो गई है, ये जंग बहुत लंबी चलने वाली है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन पहले देखते हैं कि यूएस जो है वो दूसरे ममालिक के साथ क्या कर सकता है। यूएई का केस हमने ऑलरेडी देख लिया, मैंने उसको समझा दिया आपको कि किस तरीके से यूएई के थ्रू ईरान जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, नॉन ऑयल प्रोडक्ट्स भी यूएई के थ्रू ही जाते थे, दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते थे, रीशफल होके, रीपैकेज होके, डॉक्यूमेंट्स चेंज करके वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते थे। वो दरवाज़ा ट्रंप ने परमानेंटली बंद कर दिया और यूएई ने बंद कर दिया। अब चाइना को क्या वो प्रेशर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। चाइना ने ऑलरेडी मना कर दिया। चाइना ने कहा कि जी हम करेंगे ही नहीं ये चीज़ आपके साथ। क्यों करें? ज़ाहिर-सी बात है, चाइना जो है अपनी एनर्जी नीड्स ईरान के साथ पूरी तो कर रहा है, लेकिन उसको अपने ग्लोबल सिक्योरिटी की जो प्रोजेक्शन है वो भी देखनी है। और ईरान इस वक्त चाइना के लिए बड़ी अच्छी पोजीशन क्रिएट किया हुआ है कि चाइना और रशिया अपना ब्लॉक बना के जो है वो ऊपर उभर रहे हैं इस चीज़ में। और चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान भी आ गया कि जी ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा, हम यूएस को सपोर्ट नहीं करेंगे। पहले भी जो सैंक्शंस लगी थी उसपे चाइना ने कोऑपरेट नहीं किया था। चाइना के टैंकर्स हमें नज़र आ रहा था, जो सैंक्शन टैंकर्स थे वो भी तिजारत कर रहे थे ईरान के साथ। तो अभी भी उस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुर्किया इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुर्किया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तुर्किया जो है वो $6 अरब ट्रेड ओवरऑल उसकी ईरान के साथ बताई जाती है और $3 बिलियन जो है उसकी एक्सपोर्ट्स हैं। सरप्लस में है उसका ट्रेड बैलेंस और 12% गैस इंपोर्ट्स भी तुर्किया के थ्रू होती हैं। बॉर्डर भी खुला हुआ है और लैंड ब्लॉकेड की भी वो कोशिश कर सकता है, ट्रंप बोल सकता है। और उसके खिलाफ एक नया महाज जो है वो शुरू हो गया तुर्किया के खिलाफ, क्योंकि अभी आपको याद होगा अल-दूर बेस जो सीरिया के अंदर बेस है, जो तुर्की से 70 किलोमीटर दूर है, उस पे एक हमला हुआ था। तुर्किया ने ज़ाहिर-सी बात है उस पे स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन दी थी और प्रेसिडेंट अर्दोगान ने कहा था कि द अटैक्स बाय नेतन्याहू एंड हिज क्रिमिनल नेटवर्क अगेंस्ट सीरिया एंड लेबनान हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर दे थ्रेटन नॉट ओनली दीज़ टू सिस्टर नेशंस बट टर्की एज़ वेल। तुर्की सिक्योरिटी डज नॉट बिगिन एट हैटे अलोन बट एक्सटेंड्स टू अलेप्पो, दमास्कस एंड बेरूत। तुर्की की सिक्योरिटी सिर्फ यहाँ तक नहीं है, तुर्की की सिक्योरिटी आगे सीरिया के अंदर जो अलेप्पो है, दमास्कस है और लेबनान के अंदर जो बेरूत है वहाँ तक जाती है। और आपने वहाँ पे हमला करके, सीरिया में हमला करके हमें भी थ्रेटन कर दिया है। वी आर फुली अवेयर ऑफ द अल्टीमेट गोल ऑफ द ग्रेटर इजराइल डिल्यूजन एंड वी विल नेवर अलाउ दैट टू हैपन। हमें पता है ग्रेटर इजराइल का प्लान क्या है और हम ये कभी भी नहीं होने देंगे। तुर्की के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि वी स्टेट दैट देयर वाज नो टर्किश मिलिट्री डेलीगेशन प्रेजेंट एट द अबू अल-दूर बेस prior to or during Israel's attack on the base. For peace and stability of both Syria and the region, it is imperative that Israel cease such reckless attacks and comply with its obligation under international law. कोई भी मौजूद नहीं था वहाँ पे। जो तुर्की है वो कह रहा है कि कोई ऐसी खबर नहीं थी कि कोई तुर्किश ट्रूप्स या डेलीगेशन वहाँ पे मौजूद हो, जबकि एसोसिएटेड प्रेस ने जो है वो खबर दी थी और इसराइल भी यही कह रहा था। इसराइल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इसराइल कैट्स ने क्या कहा? एर्दोगान इज ड्रैगिंग टर्की इनटू डेंजरस एडवेंचर्स इन सीरिया. Israel will not allow any entity to threaten its security. It is preferable for Erdogan to continue delivering empty, delusional speeches against Israel in the Turkish parliament rather than testing Israel's resolve to defend itself. आप खबरें आप जो है वो देते रहो, बयानात जो आपको पार्लियामेंट के अंदर जो खाली और बेकार बयानात आप देते रहते हो वो देते रहो। इसराइल का कहना है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का। और फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान ने भी फिर कहा कि जी हम गेम्स नहीं खेल रहे, इसराइल जो है वो लिमिट से बाहर जा चुका है। जो इसराइल को कंट्रोल कर रहे हैं वो पट्टा डाल के रखें इसराइल के ऊपर, रीजन जो है वो और इसराइल की प्रोवोकेशन को स्टैंड नहीं कर सकता। फिर फाइनली इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बयान भी हमने देखा जिसमें उन्होंने कहा कि एर्दोगान जो है ही नाउ सीक्स टू एक्सटेंड हिज एग्रेशन अगेंस्ट इसराइल इनटू सीरिया, इसराइल विल नॉट टॉलरेट इट। तो देखें, खुलासा ये है इस चीज़ का कि जैसे यूएई के अंदर हमने देखा था कि 2 मिसाइलें पता नहीं कहाँ से आ गई थी और जो भी हुआ उन्होंने एकदम से ट्रेड भी बंद कर दिया। तो अभी तुर्की के ऊपर भी बैक एंड पे प्रेशर जो है वो जनरेट हो रहा है। पॉलिटिक्स में जो चीज़ें नज़र आती हैं और जो रियलिटी बैक एंड पे चल रही होती है, दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। और अभी ऐसा ही लग रहा है कि तुर्की को किसी तरीके से प्रेशर देने की कोशिश की जा रही है। नेटो भी वहाँ से मोबिलाइजेशन की तरफ काम कर रहा है। खबरें आ रही हैं कि नेटो भी अब इरादा कर रहा है, बातचीत कर रहा है इस बात पर कि हॉर्मुज़ के अंदर एंट्री की जाए या नहीं की जाए, क्योंकि प्रेशर बहरहाल मैक्सिमम प्रेशर वाकई में यूएस ने इस वक्त अर्जेंट तौर पे दिया हुआ है, क्योंकि उनकी जो पूरा फ्यूचर है उसको थ्रेटन किया हुआ है ईरान की इस जो जंग उन्होंने स्टार्ट की है उसने। तो आगे जाके हो सकता है कि आप तुर्की के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता हुआ देखें। आगे जाके हो सकता है कि इराक के ऊपर भी $10 अरब की ट्रेड इराक के थ्रू भी होती है। नेचुरल गैस $5 बिलियन की है, तो हो सकता है उस पे भी प्रेशर आए, क्योंकि ऑब्वियसली इराक का जो तेल का पैसा है वो यूएस के बैंक्स में आता है और इराक को फिर बाद में वो पैसा मिलता है, तो उस हवाले से भी उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है। पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर आएगा इस चीज़ में, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर्स के थ्रू इनफॉर्मल ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, जबकि फॉर्मली बताया नहीं जाता। और कहा जा रहा है कि अभी जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं उनमें
सिर्फ एक बॉर्डर रमदान का जो बॉर्डर है उससे जो है वो काम कर रहा है। पाकिस्तानी सोर्सेज का कहना ये है कि बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन इस तरीके की है कि दूसरे बॉर्डर्स जो हैं उन पे हालात सही नहीं हैं। लेकिन इनफॉर्मल ट्रेड पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा होता है, हो सकता है उसके ऊपर भी प्रेशर हो। अफ़गानिस्तान पे वो क्या ही प्रेशर डाल देंगे, लेकिन बहरहाल ज़मीनी रास्ते बंद करना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल के करीब है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब 47 साल आपने सैंक्शन लगा दिया एक मुल्क के ऊपर, तो वो सीख लेता है, वो अडैप्ट कर लेता है, वो अपने आप को इतना मजबूत कर लेता है कि वो इन चीज़ों के अलग रास्ते निकालना शुरू कर दे। और यहीं पे ईरान के इकोनॉमिक हालात भी आते हैं कि ठीक है, ईरान के अंदर महंगाई हो रही है, उतनी नहीं है जितनी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि 300% हो गई है, 80% इन्फ्लेशन ईरान में है। पहले भी ईरान के अंदर हाई इन्फ्लेशन रह चुकी है। ईरान के अंदर जो दूसरे गुड्स हैं जो बाहर से आते हैं, ज़्यादातर चीज़ें तो ईरान खुद ही बनाता है अपनी, लेकिन जो दूसरे गुड्स हैं, कुछ मशीनरी आती है, कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में अगर देखा जाए तो फीड आती है, जो जानवरों को खाना खिलाया जाता है, वो आता है। तो ज़ाहिर है गोश्त की प्राइसेज़ और दूसरी चीज़ों की प्राइसेज़, कुछ मेडिसिन्स की प्राइसेज़ बढ़ सकती है, लेकिन ओवरऑल ईरान ने अपने आप को बड़ा मूव किया है, बड़ा सॉलिडिफ़ाई किया अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और रिलायंस को। जब उस वक़्त 47 ईयर्स में अगर आप देखें तो उस वक़्त जब ये चीज़ काम नहीं की, शुरू में जब इनकलाब आया था, तब आप कुछ नहीं कर सके। तो अब आप क्या कर लेंगे ऐसा जो ये चीज़ों को बदल देगा? ठीक है, प्रेशर ईरान के ऊपर आएगा, महँगाई ईरान में बढ़ेगी, ये बात एक्सेप्टेड है। ब्लॉकेड भी ईरान के खिलाफ काम कर रहा है किसी न किसी तरीके से। ये रॉयटर्स ने भी खबर दी है कि हत्ता कि चाइना के साथ जो ट्रेड हो रही है, वो भी 105 मिलियन बैरल्स से अब 80 मिलियन बैरल्स तक आ चुकी है, केपलर का डेटा है। और मैं ईरान में बैठा हूँ तो ऐसा नहीं है मैं बायस हूँगा, मैं आपको खुल के बताऊँगा। बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर ब्लॉकेड भी चल रहा है, दूसरी चीज़ें भी चल रही हैं, लेकिन इस तरीके का नहीं है प्रेशर जिस तरीके से ईरान ने अपना प्रेशर क्रिएट किया हुआ है हॉर्मुज़ के ऊपर। आज भी हमें खबर आई और मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी लगाई कि F-35 जो है वो इमरजेंसी उसने एक सिग्नल दिया जब क्रूज़ मिसाइल लॉन्च हुई ईरान की तरफ से, दोबारा हॉर्मुज़ की तरफ, और वहाँ पे E-3 सेंट्री का भी जो है वो सिग्नल डिटेक्ट हुआ, इमरजेंसी सिग्नल 7700 सिग्नल जो होता है वो भी डिटेक्ट हुआ। तो सिचुएशन यूएस के लिए ज़्यादा ख़राब है, ना कि ईरान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जो कश्तियाँ जा रही हैं वो नज़र आ रहा है कि ईरान के रूट से अभी भी कश्तियाँ जा रही हैं। तो आगे जाके ईरान और यूएस इस पोज़ीशन में आ गए हैं कि या तो यूएस को एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ेंगे या तो ईरान को एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ेंगे। यूएस क्या एक्सट्रीम मेजर्स ले सकता है? ऑब्वियसली अगर ये ब्लॉकेड काम नहीं किया, सिचुएशन ए, अगर ये ब्लॉकेड काम नहीं किया तो वो मजबूरन कोई बड़ा हमला ईरान के ऊपर करेंगे, जिसकी डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। भले उनके पास PRSMs जो हैं वो कम हो गई हों, भले उनके जो थैड के और पेट्रियट के इंटरसेप्टर्स हैं वो कम तरीन सतह पे चले गए हों, मेजॉरिटी ख़त्म हो गए हों, लेकिन आगे जाके वो ऐसी कोशिश कर सकते हैं क्योंकि डेस्परेशन जो है उसमें बढ़ गई है और यूएस जो है इसमें जेन्युइनली थ्रेटन जो है वो हो गया है। यूएस रिज़र्व बहुत कम बचा है और हालात भी बड़े ख़राब है। पूरी दुनिया में जो है उनकी बेइज़्ज़ती भी हो रही है। तो हो सकता है अगर ऐसा वो ना कर पाएँ तो वो एक बड़ा हमला करें, और अगर ऐसा वो अचीव कर लेते हैं, लेट्स अस्यूम कि वो ये चीज़ कर लेते हैं, जबकि ईरान ये बहुत रुलाने वाला है ट्रंप को आगे इलेक्शंस तक, जब तक वो बाहर, ईरान का पूरा इरादा है कि इसको बाहर करवाएँगे किसी तरीके से, हालात ख़राब करेंगे इसके लिए, और इसको जब इम्पीच किया जाएगा तब चीज़ें शायद रिस्टोर हो जाएँ नए नए पार्टीज़ के साथ। लेकिन अब अगर ये कामयाब हो जाती है कैंपेन ईरान के खिलाफ, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ लैंड ब्लॉकेड पॉसिबल नहीं है, नॉर्थ में कैस्पियन सी है, वहाँ रशिया से ट्रेड हो रही है और शियान के साथ एक रेलवे लाइन भी लगी हुई है। लेकिन अगर लेट्स सपोज़ ये कामयाब हो जाता है यूएस ये काम करने में और ब्लॉकेड ईरान के ऊपर शदीद लग जाता है और ईरान के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो होगा ये कि ईरान, मेरे नज़र में, मेरे एनालिसिस में, ये किसी ने मुझे बोला नहीं है, लेकिन मेरी मेरी जो है वो ओपिनियन यही कहती है कि ईरान फिर प्रीएम्प्टिवली जो है वो स्ट्राइक करेगा। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी ईरान छोड़ेगा। एनपीटी वो ट्रीटी है जो ईरान को इस वक्त बंद करती है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, और ये ट्रीटी छोड़ने के लिए प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है। पार्लियामेंट में ये चीज़ आगे सामने पेश कर दी है, बिल पेश कर दिया है जिसमें न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से ईरान खारिज हो सकता है, और साथ ही साथ ईरान ब्लॉकेड को भी तोड़ेगा। ये ईरानी कह चुके हैं पहले, मोहसिन रज़ाई ने ये बात मई में कर दी थी कि हम ब्लॉकेड भी तोड़ेंगे और हम साथ-साथ एनपीटी से भी खारिज हो सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हो सकता है कि ईरान बहुत बड़ा हमला ब्लॉकेड को रिलीज़ करवाने के लिए कर दे, क्योंकि यूएस ईरान को इस तरफ जो है वो पुश करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से कोई ईरान के साथ डील नहीं करे। आज का ईरान वो ईरान नहीं है जो उस वक़्त जब इनकलाब आया था तब भी आपने सैंक्शंस लगाई थी। उस वक़्त 34% लिटरेसी रेट शाह छोड़ के गया था, आज 95% है। आज नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्टेम सेल रिसर्च, माइक्रोबायोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में ईरान जो है वो टॉप कंट्रीज़ में आता है। साइंटिफिक
साइंटिफिक रिसर्च में और पब्लिकेशंस में भी टॉप कंट्रीज़ में आता है। तो आज वो चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हैं आपके लिए अचीव करना जितना पहले थी, तो ये चीज़ अचीव नहीं होगी एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ा तो ईरान हमला कर सकता है। ये जंग आगे बहुत लंबी चलने वाली है। इंशाल्लाह लाइव सेशन में हो सकता है मुलाकात हो आपसे और सवाल-जवाब हुए तो उनको कैटर करेंगे। खुदा हाफ़िज़।